आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले होंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टार आईक्यू पीडीएफ और यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करोगे नीचे ज्वाइन का बटन होगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसमें ऐड हो जाइएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज है स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से। बढ़ते हैं आगे। और कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को पुनर्जीवित किया है। तो स्वयं योजना को पुनर्जीवित किया है, इस राज्य का नाम है आसाम। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी बच्चा बैंक वगैरह के एग्जाम देना चाहता है उन लोगों के लिए ये ऐसे वाले इंडेक्स वगैरह जो होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत जो है, भारत को कौन सा स्थान मिला है? 174 देशों में भारत को स्थान मिला है 116वां। ठीक है, 116th पोजीशन आई है इंडिया की आउट ऑफ 174 कंट्रीज या अमंग 174 कंट्रीज के अंदर जो है हमारा नंबर आया है 116वां। अच्छा सर, हमारा नंबर तो 116वां है, तो पहला नंबर किसका है? पहला नंबर सिंगापुर का है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अच्छा सर, ये ह्यूमन आपका कैपिटल इंडेक्स है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी को देखा जाता है, यहाँ पे चिल्ड्रंस की ग्रोथ को देखा जाता है और यहाँ पे देखा जाता है कि किस तरीके से जो है आपके जो चिल्ड्रन की ग्रोथ है, एजुकेशन और इनोवेशन और चिल्ड्रंस की एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो चीजें मेजर की जाती है जर्नली। बाकी ओवरऑल ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी को नोटिस किया जाता है इसमें। और इसमें जो है हमारे इंडिया का 116वां स्थान आया है। अगर मेरे से आप पूछें कि सर इंडिया का स्कोर क्या रहा है इसमें, तो इंडिया का स्कोर इसमें 0.49 रहा है, जबकि सिंगापुर का स्कोर 0.88 था। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, 2018 में जो है हमारा स्कोर कितना था? वो स्कोर था 0.44। तो ये बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जिक्र वर्ल्ड बैंक का भी हुआ है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डेविड मालपस है। स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 को इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये कोई नई बात नहीं है और फीफा की जो रैंकिंग है उसमें पिछले टाइम जब आपका रैंकिंग आई थी अप्रैल के अंदर आई थी, तब भी जो नंबर 1 था और अब भी जो रैंकिंग आई है उसमें भी नंबर 1 है, बेल्जियम है। ठीक है, बेल्जियम जो है इसका नंबर 1 स्थान है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए और अच्छे से याद रहनी भी चाहिए। और दूसरी बात है, दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आता है ब्राजील, चौथे नंबर पे आता है इंग्लैंड और पांचवें नंबर पे आता है पुर्तगाल। ये बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर वाले क्वेश्चन से। और एक बात और बता देता हूं कि 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो कहां पे होगा? वो होगा आपका कतर में। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा में होगा। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछे सर इस फीफा रैंकिंग में कतर का कौन सा नंबर है? कतर का नंबर है 55वां। ठीक है, और 2018 का इससे पहले जो है आपका 2022 का होगा ये। ठीक है, 2022 का कतर में होगा। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था आपका रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर। और वो जीता किसने था? वो जीता था फ्रांस ने। ठीक है, हराया किसको था? क्रोएशिया को हराया था। लुका मॉड्रिक, जिनको बैलोन डीआर पुरस्कार भी मिला हुआ है 2018 के अंदर। ठीक है, जो कि कैप्टन हैं आपके इसके क्रोएशिया टीम के, और उस टीम को हराया था, उपविजेता रही थी वो, ये भी याद कर सकते हैं। ये तो बात सारी ठीक हुई, लेकिन भारत की इसमें क्या रैंकिंग है फीफा में? तो भारत की रैंकिंग है आपकी 108। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जिक्र अब बेल्जियम का है तो बेल्जियम को मैप में देखिएगा। बेल्जियम एक यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाला देश है, बहुत ही प्यारा सा देश है। यहाँ की कैपिटल ब्रुसेल्स है और यहाँ की करेंसी यूरो है। और अगर यहाँ पे आपको कॉल करना है तो +32 यहाँ पे पहले नंबर में डायल करना होगा, जैसे इंडिया में +191 होता है। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 1.15 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। जिक्र तो फीफा का भी हुआ है। फीफा के जो आपका प्रेसिडेंट है उनका नाम गियानी इन्फेंटिनो है और हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कहां पे हुई थी? इसकी स्थापना इसकी हुई थी पेरिस के अंदर हुई थी, और पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर भी अभी आपका ज्यूरिख के अंदर बना दिया। स्थापना इसकी पेरिस फ्रांस में हुई और इसकी स्थापना साल कौन से में हुई थी? 21 मई 1904 को इसकी स्थापना की गई थी।
आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर के रूप में, या यूं कहिएगा आप लोग किसी डेथ वगैरह या किसी फेमस पर्सन के रूप में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 63 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, इनका नाम है सरबरी दत्ता। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है सरबरी दत्ता। और सरबरी दत्ता जो है बंगाली भाषा के कवि अजीत दत्ता की बेटी सरबरी दत्ता है। इन्होंने पढ़ाई करने के बाद में जो है वो फैशन डिजाइनिंग में अपना अच्छा खासा नाम कमाया था। ठीक है, सरबरी दत्ता ने जो अपना खुद का ब्रांड भी बनवाया था। ठीक है, और सुन्या नाम के नाम से एक ब्रांड था और इस नाम से जो है कोलकाता वगैरह के अंदर दुकानें वगैरह भी खोली थी इन्होंने। अब इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कनाडा की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरीके से खत्म करने वाला AB8 मॉलिक्यूल खोजा है? AB8 मॉलिक्यूल, तो AB8 मॉलिक्यूल जो खोजा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने खोजा है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इस मॉलिक्यूल के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा, ठीक है, कि कोरोना वायरस को जो है पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है कि नहीं। हालांकि इसके ट्रायल जो है अभी एक फर्स्ट फेज का, बिल्कुल फर्स्ट फेज का लैबोरेटरी ट्रायल है, वो करके देखा गया है। ठीक है, और सामान्य तरीके से जो है ये एंटीबॉडी जो होती है हमारी उससे 10 गुना छोटा होगा ये। आने वाले टाइम में जो है इस ड्रग से जितने भी आपके कोरोना के जो वायरस है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है अभी तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग, ये भी देखा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले टाइम में। अगर ये सही साबित होता है तो यूं समझिएगा आप लोग कि कोरोना वायरस जड़ से खत्म हो जाएगा, और वो भी बहुत ही आसानी से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन पॉकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाते हैं हम लोग? ये तभी बनाते हैं हम लोग जब किसी भी आपकी ब्रांड की जो है वो एड वगैरह करनी हो या उस ब्रांड को जो है चढ़ाना हो थोड़ा अच्छे तरीके से। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इन्होंने सुरेश रैना को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सुरेश रैना आपको अच्छे से फोटो में दिखाई दे ही रहे हैं। ऑनलाइन पॉकर प्लेटफॉर्म बोला जाता है ये आपका, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुरेश रैना। और इस साझेदारी के बाद में जो सुरेश रैना है उनको आने वाले टाइम में ब्रांड के लिए जो है जितने भी क्रिकेट के अभियान वगैरह है उनके अंदर 9stack को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करना पड़ेगा, टी शर्ट्स वगैरह पहननी पड़ेगी। या सुरेश रैना जो हैं ये जितने भी आपके डोमेस्टिक टाइप के क्रिकेट गेम होते हैं, जैसे घरेलू क्रिकेट गेम होते हैं, उन सभी प्रकार के प्रारूपों के लिए उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं ये। और IPL के लिए ये चेन्नई सुपर किंग्स के उप कप्तान भी है। तो इतनी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन से। किस देश ने हाल ही में चीन से कपास और बाल संबंधी उत्पाद और कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्र सहित 8 चीनी वस्तुओं पे जो है वो रोक लगा दी है? तो ये रोक लगा दी है भाई अमेरिका ने। आपको जैसे अच्छे से पता है कि अमेरिका और चाइना का जो है वो टकराव तो हो ही रहा है। कल भी आपको मैंने पढ़ाया था कि वहां के अमेरिका के जो आपके अंदर अमेरिका के राजदूत बैठे हैं जो चाइना के अंदर राजदूत बन के हैं, उन्होंने भी इस्तीफा की घोषणा कर दी है। अभी ये आपकी जो है अमेरिका ने कुछ खास वस्तुओं की 8 चीनी वस्तुओं पे वो भी रोक लगा दी है। ठीक है, WHO की जो आपकी फंडिंग चल रही थी अमेरिका ने वो भी रोकी। उसका कारण था कि चाइना का हस्तक्षेप चल रहा है। कहा कि चाइना जो है ये साथ दे रहा है WHO का। और हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार ये कहते नजर आए हैं कि चीनी वायरस, इसको वो कोरोना वायरस बोलते ही नहीं है, चीनी वायरस के नाम से जानते हैं ये। ठीक है, और इसी वजह से अमेरिका ने हाल ही में चीन के झिजियांग प्रांत है वहां से कपास, बाल संबंधी उत्पाद, कंप्यूटर के जितने भी आपके उत्पाद और कुछ वस्त्र वगैरह चीजें, उनको सभी को जो है रोक लगा दी है। ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज ने ये कहा है कि ये जितने भी आपके उत्पाद वगैरह है इनका फोर्स्ड लेबर का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, जबरन श्रम के तहत इनका उपयोग किया जाता है, जो कि एक आरोप है। मतलब क्या है कि कोई छोटा बच्चा होता है, वो छोटे बच्चे को कोई जानबूझ के काम करवाता है, उसी को हम लोग फोर्स्ड लेबर कहते हैं। तो अमेरिका का बंद करने का पीछे तर्क यही था कि फोर्स्ड लेबर के तहत इस सामान को बनाया गया है, जो कि एक अपराध है, इसलिए हम तो जो है इसका बाइकआउट कर रहे हैं, इसी को हम लोग जो है बंद कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC है। और चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। ये दोनों बात भी आपको याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी
सेफ्टी डे मनाया जाता है हर साल 17 सितंबर को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, 17 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो क्या था, हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, दोबारा बताता हूं क्या था, हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, इस बार का ये थीम था। हर साल ये जितने भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके समर्थन के लिए 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स ही होते हैं जितने भी पेशेंट को जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, बिना हेल्थ वर्कर्स के तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और इस दिवस का उद्देश्य होता है कि रोगी को सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करवाना, ताकि जो है अपनी सुरक्षा जो है, अपनी सिक्योरिटी है वो किस माध्यम से रख सकता है और जल्दी से जल्दी रोगों से छुटकारा पा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है बिहार के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु के साथ में जो है ये सुविधाओं की 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कोसी एक नदी है जो कि भारत में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कहलाती है, ये भी बात आप साथ के साथ याद कर सकते हो। और कोसी रेल महासेतु की लंबाई होगी 1.9 किलोमीटर। ठीक है, 1.9 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण करने पे तकरीबन 516 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा भी आएगा। और यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रिक लोकोमेट शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में जो है तीसरी लाइन बिछाने की परियोजना है। इन 12 परियोजनाओं में मेन लाइनें ये हैं आपकी, एक तो किउल नदी पे रेल सेतु बनेगा, 2 नई रेल लाइन बनेगी, 5 विद्युतीकरण रेल लाइनों से संबंधित परियोजना है। तो ऐसे करके टोटल ये 12 परियोजनाएं हैं जिनकी कुल लागत 516 करोड़ रुपए है। और कोसी रेल महासेतु जो है ये कितना किलोमीटर होगा, 1.9 किलोमीटर होगा। बात बिहार की हुई है। बिहार के जो राज्यपाल है उनका नाम है फगू चौहान है। कैपिटल पटना है और पटना किस नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नीतीश कुमार है। और एरिया कितना है, 99,200 स्क्वायर किलोमीटर है। कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक जो बना है ये हमारा भारत ही बना है। देखिएगा ये वाला मसौदा सारा का सारा होता है किससे, जो समुद्री लूट होती है, समुद्री डकैती होती है, उसी से बचने का सारा ये सारा मसौदा है या ये पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है। समुद्री डकैती का मतलब क्या होता है कि समुद्र में कुछ मछुआरे ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जबरन जो है डकैती करते हैं और उससे भारी नुकसान होता है। एक रिपोर्ट में तो बल्कि ये तक देखा गया था कि हर साल जो है तकरीबन अरबों में नुकसान हो जाता है, 12 से 15 अरब के आसपास नुकसान हो जाता है केवल और केवल इसी डकैती की वजह से ही। क्योंकि कई बार डकैती होती है, कई बार इनको फिरौती देनी पड़ती है और कई बार मार्ग बदलना पड़ जाता है और बहुत ज्यादा घूम के आना पड़ता है, उसमें फ्यूल वगैरह का भी तो खर्चा आता है। तो समुद्री डकैती को कम करने के लिए ये जिबूती आचार संहिता में शामिल हुआ है हमारा इंडिया। ठीक है, ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। वैसे इसकी सबसे पहले बैठक 26 अगस्त को हुई थी। ठीक है, और उसमें संशोधन की मांग उठी थी या संशोधन करने की बात चर्चा वहीं से ही हुई है आपकी। ठीक है, उसके बाद में अब भारत जो है इसके अंदर शामिल हो गया है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन होगा हमारे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? कौन सा ऐसा देश है जिसको संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी कि यूनाइटेड नेशन वुमेन्स स्टेटस कमीशन जो है इसके कौन से सदस्य या मेंबर के रूप में चुना गया है? तो ये जो मेंबर होंगे ये भी हमारा प्यारा भारतीय ही होगा। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूएन के कमीशन ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में जो है चुना गया है। तो इन्होंने घोषणा की है, किसने घोषणा की है? टीएस त्रिमूर्ति ने घोषणा की है। तो ये एक सवाल भी आप याद कर सकते हैं। और 2021 से 2025 तक जो है भारत इसका सदस्य रहेगा, 2025 तक रहेगा। और इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देशों का चुनाव जो है वो एक रेस हो रही थी, यूं समझिएगा। इन 3 देशों में हमारे भारत का नाम जो है वो शामिल हुआ है। बात मैं यूएन की करता हूं तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। तो यूएन डे भी मनाते हैं हम लोग कब, 24 अक्टूबर को ही मनाया करते हैं। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है।
इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि द काला घोड़ा कला महोत्सव नामक प्रसिद्ध कला भारत के किस शहर में प्रतिवर्ष मनाई जाती है? काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इतना बताना है आपको। नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या बेंगलुरु में? क्या है इस महोत्सव की विशेषता? आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग जितना ज्यादा डिटेल में आपको पता है। कल फिर हाजिर होऊंगा सुबह 5 बजे, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।